पार्ट का नाम है डियर विद्यार्थियों कोशिका, सेल। देखो विद्यार्थियों, जैसा कि आप नाम देख पा रहे हो और टॉपिक भी आप लोगों ने बहुत सी बार ये देखा होगा, बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। आपके 9th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये मिलेगा और आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। अब विद्यार्थियों, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। हालांकि काफी बिखरा हुआ टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना भी अधिक होती है। कोशिका और कोशिका विभाजन ये दो पार्ट में डिवाइड रहता है, एक तो कोशिका है और एक कोशिका विभाजन है, सेल डिवीजन होता है। मैं नॉर्मली अगर बात करके चलूं तो आपके बगल में जो दीवार खड़ी है वो दीवार एक एक ईंटों से मिलकर के बनी है। पत्थर की बात नहीं कर रहा, मैं ईंटों की बात कर रहा हूं। आपके बगल की जो दीवार है वो एक एक ईंट मिलकर के उस दीवार को बना दी। ये बॉडी भी एक दीवार है, ये शरीर भी एक दीवार है और इस दीवार को बनाने का कार्य हमारे शरीर की ईंटों ने किया है और हमारी जो ईंट है उसका नाम कोशिका है। तो जिस प्रकार इस ईंटों ने मिलकर के इस दीवार को बना दिया, वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी कोशिकाओं ने मिलकर के पूरी बॉडी को बना दिया। मैं बात करूं सबसे पहले कि कोशिका जो होती है वो आपके शरीर में सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका ने मिलकर के बनाया उत्तक, उत्तक ने मिलकर के बनाया उत्तक तंत्र, उत्तक तंत्र, और तंत्र ने मिलकर के बनाया डियर विद्यार्थियों अंग, अंग ने मिलकर के बनाया अंग तंत्र, और अंग तंत्र ने मिलकर के बनाया आपका शरीर। तो आप देखो, सबसे पहले आपके शरीर की सबसे छोटी चीज क्या है? कोशिका। कोशिकाओं का समूह मिला और मिलकर के उसने बनाया उत्तक। उत्तक जो होते हैं वो समान कोशिकाओं के समूह होते हैं जो कार्य में भी समान होते हैं। कोशिकाओं ने मिलकर के उत्तक और उत्तक ने मिलकर के उत्तक तंत्र बना दिया, टिश्यू सिस्टम बना दिया। टिश्यू सिस्टम से हमारे ऑर्गन्स अंग बने और अंग ने मिलकर के अंग तंत्र बना दिया और अंग तंत्र से हमारी कंप्लीटली जो बॉडी है, हमारा संपूर्ण शरीर जो है वो बन चुका है। तो नॉर्मली हम पहले कोशिका के इतिहास की बात करें तो कोशिका जो होती है उसको सर्वप्रथम खोजने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था विद्यार्थियों रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, और इसीलिए रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान के फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और कोशिका विज्ञान जो होती है उसकी स्टडी जो है वो कहलाती है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, तो साइटोलॉजी के जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोशिका की स्टडी करना क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और साइटोलॉजी के जनक कौन है? हमारे रॉबर्ट हुक। तो मैं यहां लिख देता हूं सेल की स्टडी, अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है डियर विद्यार्थियों? साइटोलॉजी। इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। हम इन चीजों को एकदम डीपली और नॉर्मल से नॉर्मल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट हुक जो है, ये बात है मेरे डियर विद्यार्थियों 1665 की। रॉबर्ट हुक जो है ये किसी पादप कोशिका पर कार्य कर रहा था। तो आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा कि अपने जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बाहर अपने एक आवरण पाया जाता है जिसको हम कोर्क कहते हैं और हमारी भाषा के अंदर जिसको हम छोड़ा कहते हैं। ये कोर्क वाला भाग जो होता है ये मृत होता है, मरा हुआ होता है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, जो कोर्क था पादप का भाग, उसको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब देखा तो उसको उसके अंदर, जैसे आपने मधुमक्खी का छत्ता देखा हो और मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठ बने होते हैं जिनमें शहद भरा होता है, तो उन्हीं कोष्ठों के समान इनको कोशिका की संरचना नजर आई। अर्थात जब इसने कोशिका को देखा तो ये जो कोशिका की संरचना थी ये इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आई, मधुमक्खी के छत्ते के समान नजर आई। और इनको लगा कि ये तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते हैं उसी के समान संरचना है। और डियर विद्यार्थियों, ये छोटे छोटे कक्ष थे, इन कक्षों को कहा सेल। और सेल जो है ये निकल के आया है मेरे डियर विद्यार्थियों सेल्यूला शब्द से, और सेल्यूला शब्द से ही क्या बना है आपका? कोशिका। पुनः देखने का प्रयास करें कि आपके इतिहास की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने हमें बताया कि जिस प्रकार से एक मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं उसी प्रकार से कोशिका की संरचना होती है। और ये जो छोटे छोटे कक्ष होते हैं इनको हम सेल कहते हैं, या लैटिन भाषा में इसे हम सेल्यूला कहते हैं। और ये सेल्यूला ही कोशिका नाम से प्रसिद्ध हुआ। और विद्यार्थियों, ये हमने बेसिक सी हमारी कोशिका का इतिहास देखा है कि कोशिका नाम कैसे पड़ा और नाम किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। और क्यों दिया? क्योंकि इसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे छोटे कक्ष नजर आए थे। और हम आगे चर्चा करें कि रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की।
ये देखो क्वेश्चन हालांकि यहां से पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने, लेकिन मैं यहां से दो क्वेश्चन बना देता हूं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की और मृत कोशिका की खोज किसने की। तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की, मृत कोशिका की खोज की। कैसी कोशिका को खोजा इसने, मरी हुई कोशिका को खोजा है, इसने जीवित कोशिका को नहीं खोजा है। लेकिन बात करें कि जीवित कोशिका को किसने खोजा, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका को, जीवित सेल को खोजा, जीवित सेल को खोजा। अब मैं एक बार आपको बताऊं, हमारे संसार के अंदर बहुत से ऐसे जीव हैं जो हमारे चारों ओर के वातावरण में पाए जाते हैं, जिन्हें हम सजीव कहते हैं। और ये जो सजीव होते हैं, ये सजीव हमारे इस परिवेश के अंदर उपस्थित होते हैं, जिनको आर.एच. विक्टेकर नामक वैज्ञानिक ने अनेकों प्रकार में डिवाइड करने की कोशिश की थी, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, कवक और इसके अलावा एनिमेलिया और प्लांटी जगत के अंदर इन सजीवों को वर्गीकृत किया गया था। सजीव जो थे उनको बहुत से वैज्ञानिकों ने बांटने का प्रयास किया। किसी ने दो भागों के अंदर बांटा, जंतु और पादपों के अंदर। किसी ने इनको 5 भागों में बांटने की कोशिश की, जिनमें से एक था आर.एच. विक्टेकर। इन्होंने इसे 5 भागों में बांटने की कोशिश की और उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर इनको डिवाइड किया। तो विद्यार्थियों, आर.एच. विक्टेकर जो था, आर.एच. विक्टेकर जो था, इन्होंने इस संसार में जितने भी हमारे जीव हैं, सजीव हैं, उनको 5 भागों में बांटा। उनमें सबसे पहले इस संसार में जो आने वाले थे, उनका नाम था मोनेरा। ये मोनेरा इस संसार में सबसे पहले आ गए थे। दूसरे प्रोटिस्टा, तीसरे फंजाई, चौथे एनिमेलिया और प्लांटी। अगर बात करें मोनेरा, तो इसके अंदर जो जीवाणु होते हैं उनको हमने सम्मिलित किया है। अभी मैं आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक और बताऊंगा, उस समय भी ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या जीवाणु क्या होते हैं और ये क्यों प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में शामिल किए जाते हैं। तो यहां से एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज की और किसमें की थी डियर विद्यार्थियों, जीवाणुओं के अंदर, जीवाणु के अंदर, जीवाणु जो सेल थी उसके अंदर इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। यहां तक सभी को क्लियर भाई। हम आगे चर्चा करें। कोशिका जो थी उसके 4-5 क्वेश्चन जो है थोड़े से इतिहास से संबंधित पूछे आपको कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है। लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल किसमें पाई जाती है, तो ये पाई जाती है शतुरमुर्ग के अंडे में। सबसे बड़ी कोशिका किसमें मिलेगी, शतुरमुर्ग के अंडे में। वहीं बात करके चले सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो आपको मिलेगी विद्यार्थियों माइक्रोप्लाज्मा में। ये माइक्रोप्लाज्मा जो है ये भी जीवाणु है, ये भी क्या है, एक जीवाणु है। हालांकि वायरस जो होता है वो आपके माइक्रोप्लाज्मा से भी छोटा है, लेकिन वो सजीव और निर्जीव दोनों की भांति काम करता है, इसलिए हम उसको अलग से रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहां से, जब हमने संसार की बात कर ली तो मानव शरीर की बात कर लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है डियर विद्यार्थियों, तो मादा अंडा, फीमेल एग जो होता है उसके अंदर पाई जाने वाली जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो सबसे बड़ी होती है। और वहीं बात करके चले मानव शरीर की सबसे छोटी सेल, तो ये पाई जाती है डियर विद्यार्थियों नर शुक्राणु के अंदर। नर शुक्राणु के अंदर सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है। तो ये हमने 4 पॉइंट देखे हैं। एक पॉइंट हमने देखा है कि संसार में सबसे बड़ी कोशिका, फिर सबसे छोटी कोशिका, फिर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, फिर मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आया होगा। प्रत्येक पॉइंट को नोट करते हुए चलो और बढ़िया रणनीति के साथ में इनको तैयार करो, क्योंकि हमें हमारी एग्जाम को फतेह करना है। हमें हमारी जीत की हर खुशी जो है उसको सभी लोगों को बताना है। अपने वो जो चाहने वाले हैं, जो हमारे जीतने का इंतजार कर रहे हैं, हमारी हर खुशी को दीदार करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को हमें वो खुशी देनी है और उन सभी को हमें जवाब भी देना है जो रोज सुबह उठ करके आप पे ताने कसते हैं, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू वो नहीं कर सकता।
उन सभी को जवाब भी देना है, क्योंकि हमारी मेहनत, हमारा परिणाम, हमारा ऊर्जा, हमारा उमंग और हमारा जोश ही उनके लिए हमारी कलम के साथ में लग करके सफलता को पार कर सकता है। तुम अपने आप को धैर्य के साथ में पढ़ो और अपने इस सफलता के मार्ग के अंदर अपने कलम रूपी नाव में बैठो और इस समुद्र को पार कर जाओ। सफलता आपके दरवाजे पर खड़ी है। अब अंतिम रणनीतियां, अंतिम दिन आपके बाकी हैं, तो आपको घबराना नहीं है और इनको साथ साथ नोट करते हुए चलो। प्रत्येक पॉइंट को हमें समझने का प्रयास करना है। विद्यार्थियों, आगे हम चर्चा करें कि हमने कुछ कोशिका के बारे में इतिहास देख लिया। रॉबर्ट हुक नाम का वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। किसमें देखा था? कोर्क के अंदर देखा था। कोर्क क्या था? मृत कोशिका थी। इसके अलावा एंटोनी वन ल्यूमेनहोफ ने जीवित कोशिका को खोजा था। 4 ये क्वेश्चन यहां से बनते हैं जो मैंने आप लोगों को करवा दिया। अब हम बात करते हैं कि कोशिका जो होती है वो आपने बताया सर कि हमारे शरीर की एक एक ईंट है। अब कोशिका की बात करें तो कोशिका को भी कुछ डिवाइड करेंगे हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत। डियर विद्यार्थियों, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? ये पहले तो देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? स्वान और स्लाइडेन। स्वान और स्लाइडेन नामक 2 वैज्ञानिक थे। ये बात है 1838-39 की। 1838-39 की ये कहानी है जो स्वान और स्लाइडेन नामक 2 वैज्ञानिकों ने दी। इन दोनों ने बताया हमें कि कंप्लीटली जो शरीर है वो कोशिकाओं का उत्पाद है, अर्थात कोशिका शरीर की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। संरचना का मतलब है जैसे मेरी बॉडी है वैसे ही एक कोशिका की भी निश्चिता करती है। मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे शरीर में सबसे छोटी चीज कोशिका भी कर रही है। मैं भोजन ले रहा हूं, पाचन कर रहा हूं, मेरी कोशिका भी कर रही है। मैं श्वसन कर रहा हूं, मेरी कोशिका भी कर रही है। मैं उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कर रहा हूं, मेरी कोशिका वो भी काम कर रही है। तो कोशिका ऐसी हमारे शरीर की एक पार्ट है जो पूरी बॉडी की तरह कार्य करती है। आगे बात करें, इन्होंने कहा संपूर्ण शरीर कोशिकाओं का उत्पाद है। कोशिकाओं का उत्पाद है, अर्थात संपूर्ण शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना होता है। शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से। पूरा शरीर किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। हमारे शरीर में मिलियंस की संख्या में कोशिकाओं की संख्या होती है, लेकिन जब इन दोनों वैज्ञानिकों को पूछा गया, हालांकि एक ने जंतु कोशिकाओं पे काम किया था, एक ने पादप कोशिकाओं पे काम किया था, एक ने झिल्ली को समझाया था, एक ने भित्ति को समझाया था, लेकिन हम चर्चा करें, इन दोनों वैज्ञानिकों को पूछा गया कि तुम ये बताओ कोशिका मरती है या नहीं मरती? तो पूछा गया भाई कोशिका अगर मरती है तो फिर उस मरी हुई कोशिका के स्थान पे नई कोशिका कैसे आएगी, कहां से आएगी? तो दोनों वैज्ञानिकों ने यह बताने में असमर्थ रहे कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। तो विद्यार्थियों, इनकी जो कमी थी वो कमी क्या रही? नई सेल या नई कोशिका निर्माण को नहीं समझा पाए, जब इनको पूछा कि बताओ भाई नई कोशिका कहां से बनी, तो ये दोनों नहीं समझा पाए और यही इनकी क्या थी? कमी थी। दोनों ने बता दिया पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है, लेकिन जब इनको पूछा गया कि नई कोशिका कहां से आई तो ये दोनों बताने में असमर्थ रहे। इनके स्थान पे फिर एक नया वैज्ञानिक आया और नए वैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया जिसका नाम था नया कोशिका सिद्धांत। नया कोशिका सिद्धांत, नई सेल थ्योरी। ये जो है ये दी गई थी विद्यार्थियों 1855 के अंदर, और ये देने वाला जो वैज्ञानिक था उसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। विर्चो साहब आए और आकर के इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, मैं कोशिका सिद्धांत आपको देने की कोशिश करता हूं। इन्होंने पूछा कि इन दोनों की कमी क्या रह गई थी, तो इन दोनों ने कहा कि भाई इन जो वैज्ञानिक थे ये
सब कुछ बता गए थे, लेकिन ये बताने में असमर्थ रहे कि भाई नई कोशिका कैसे बनी है, नई कोशिका कहां से आई है। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई ये बात बताने का प्रयास मैं भी करूं, अगर मैं बता देता हूं तो मेरा कोशिका सिद्धांत कंप्लीट हो जाएगा। और डियर विद्यार्थियों, इसने कहा ओमनिस ओमनिस सेल्यूल सेल्यूल ई सेल्यूला, अर्थात नई सेल का निर्माण, नई सेल का निर्माण पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती सेल से होता है, पूर्ववर्ती सेल से होता है। यानी कि अगर एक कोशिका मर गई तो उस कोशिका की पूर्ति जो है, वो जो कोशिका मरी है उसी में कहीं ना कहीं विभाजन से नई कोशिका बनेगी। अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये किसने कहा? रुडोल्फ विर्चो ने। और इसने अपना कौन सा सिद्धांत दिया? नया कोशिका सिद्धांत, जिसमें कहा ओमनिस सेल्यूली सेल्यूला, अर्थात नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, पुरानी कोशिकाओं से होता है। ये हमें रुडोल्फ विर्चो ने अपना सिद्धांत या अपना जो प्रस्तुति थी वो हमें दी, और ये कोशिका सिद्धांत हमारा कंप्लीट हुआ। कोशिका सिद्धांत देने का काम किसने किया? स्वान और स्लाइडेन ने। दोनों ने पूरी बातें बता दी कंप्लीटली। शरीर हमारा कोशिकाओं से मिलकर बना, सारी काम धाम की सारी बातें इन्होंने बता करके, लेकिन जब पूछा गया कि नई कोशिका कहां से बनेगी तो दोनों के दोनों बताने में असमर्थ रहे। और इन्हीं की पूर्ति करने के लिए फिर रुडोल्फ विर्चो आए और विर्चो साहब ने चिपका दिया कि नई कोशिका का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। जैसे इन्होंने बात बताई, हमारा कोशिका सिद्धांत भी क्या हुआ? कंप्लीट। अब हम चर्चा करें आगे की ओर। केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। केंद्रक के आधार पर कोशिका के प्रकार। आप तो मुझे ये बता दो, आप जैसे इतिहास को पढ़ते हो तो आप इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हो। एक आपका पुराना इतिहास, एक आपका मध्यकालीन इतिहास और एक आपका आधुनिक इतिहास। हमने कोशिका को केंद्र के आधार पे कितने भागों में बांटा? 3 में नहीं बांटा, हमने सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमने वो कोशिका चुनी जो बहुत पुरानी थी, आदिम प्रकार की थी, ओल्ड प्रकार की थी। एक हमने जो कोशिका चुनी वो आधुनिक कोशिका थी, नई कोशिका थी। किसके आधार पे? एक बार आप आधार चेक कर लेना। मैंने आधार किसको बताया है? केंद्रक को आधार बताया है। केंद्रक के आधार पे हमने कोशिका को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो था वो था डियर विद्यार्थियों प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा था यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। देखो, सबसे पहले तो हम इनके नामों से इनको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि नाम ही तो सब कुछ है। नाम में सब कुछ रखा होता है, नाम से आप सब कुछ जान भी जाते हो। ओके, तो बात करें प्रोकैरियोटिक की, और दूसरा कौन है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक को आपने तोड़ा विद्यार्थियों, क्योंकि आपका काम पहले तोड़ना है। तो ये टूटा प्राक प्लस कैरियोन, प्राक प्लस कैरियोन। और कैरियोन शब्द जो है इसका अर्थ होता है केंद्रक। क्या अर्थ होता है? केंद्रक। प्राक केंद्रक, प्राक कैरियोन, और ये टूटा यू प्लस कैरियोन, कैरियोन। कैरियोटिक शब्द किससे बना है? कैरियोन से बना है। प्राक का अर्थ है आदिम या पुराने प्रकार की, ओल्ड सेल। और यहां यू का मतलब है सुविकसित, सुविकसित। एक कोशिका का केंद्रक जो है वो आदिम है, एक कोशिका का केंद्रक कैसा है? सुविकसित प्रकार का है। दोनों के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां एक चित्र ये बना दिया आपका कोई कोशिका का, और नॉर्मली चित्र बना देते हैं अभी। मैंने यहां पे आपके लिए एक कोशिका प्रस्तुत कर दी। ये कोशिका मैंने लाके रख दी। इधर भी तुम कहो तो एक कोशिका रख दूं, ये लो भाई, तुमने कहा और मैंने रख दिया। जब मैं इस कोशिका को देखा तो डियर विद्यार्थियों, इस कोशिका के अंदर बीचों बीच में हमेशा केंद्रक मुझे मिलेगा। ये केंद्रक हमेशा मुझे मिलेगा विद्यार्थियों, चाहे कोई कोशिका हो। हालांकि बहुत सी कोशिकाएं होती हैं जिनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है। आप लोग पढ़े भी होंगे परिपक्व आरबीसी में, बहुत सी कोशिकाएं होती है। ये जो मैंने गोला बनाया है ये है विद्यार्थियों केंद्रक। ये कौन है इसका? केंद्रक।
केंद्रक। और ये भी इसका क्या है? केंद्रक। अगर दोनों में कोई अंतर नहीं नजर आ रहा हमें, तो आपने केंद्रक केंद्रक दोनों तरफ नाम लिख दिया। देखो ये कैसा है? अल्प विकसित, अल्प विकसित। और ये कैसा है? सुविकसित, सुविकसित। एक अल्प विकसित और दूसरा कैसा है? सुविकसित प्रकार का। ये तो एक अंतर हुआ। दूसरे की बात करके चले तो केंद्रक के बाहर की ओर झिल्ली पाई जाती है, आपके केंद्र की मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली, बोलो सारे, केंद्रक झिल्ली, इसमें क्या है? अनुपस्थित। मैंने डॉट डॉट प्रदर्शित किए हैं, कृपया करके इससे उपस्थिति दर्ज नहीं हो रही, अनुपस्थित है। और इसके अंदर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली उपस्थित, सॉरी, केंद्रक झिल्ली, कोशिका झिल्ली नहीं, केंद्रक झिल्ली, क्योंकि केंद्रक के बाहर की ओर उपस्थित है, इसलिए ये कौन हो गई? केंद्रक झिल्ली उपस्थित। एक में केंद्रक सुविकसित और केंद्रक झिल्ली उपस्थित, एक में केंद्रक अल्प विकसित और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित। और हम अंतर की ओर चले तो डियर विद्यार्थियों, हमारी जो कोशिका है उसमें बहुत सी चीजें उपस्थित है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर है, बहुत सी चीजें हमारी कोशिका में उपस्थित हैं। और कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें हैं हम उनको बोलेंगे कोशिकांग। क्या बोलेंगे? कोशिकांग। तो इन कोशिकाओं के अंदर तो हमें कोई कोशिकांग मिले नहीं, कोशिकांग अनुपस्थित। हालांकि ये शब्द अभी तुम्हें हार्ड लग सकता है, लेकिन हमें कंप्लीटली कोशिकांग पढ़ने हैं। तो वहां जब कोशिकांग पढ़ोगे तो ये कोशिकांग शब्द जो है ये जीवन के उस अध्याय की तरह लिख जाएगा, जिस प्रकार से आप अपनी कहानियां प्रस्तुत करते हो, अपनी कहानी लिखते हो। तो कोशिकांग अनुपस्थित, कोशिकांग क्या है? अनुपस्थित। लो भाई, यहां सब कुछ ही अनुपस्थिति दर्ज करवा रहा है। इधर बात करके चले तो कोशिकांग, कोशिकांग उपस्थित, अर्थात आपके कोशिकांग यहां आपको देखने को मिले, उपस्थित थे। इधर अनुपस्थित, उधर क्या है? उपस्थित। लेकिन भाइयों और मेरी बहनों, आपको पता हो कुछ ना कुछ अपवाद जरूर आएगा। इस संसार के अंदर कोई भी काम हो और उस काम के अंदर अपवाद नहीं आए, ये आनंददायक मूड नहीं होता। कोई शादी ब्याह हो तो शादी ब्याह के समय में भी कोई ना कोई फूफा, कोई जीजा वगैरह जो होते हैं, वो अपने इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने स्वाभिमान के खातिर शादी ब्याहों के अंदर, आपको याद हो तो विद्यार्थियों, अपवाद बनने का कार्य करते हैं। सब्जी के अंदर नमक बार बार टेस्ट करते हैं, नमक डलवाने का काम करते हैं। और मुख्य रूप से उनको जो ड्यूटी दी जाती है वो कोठ्यार की दी जाती है कि वहां आदमी बंद पर्दे के पीछे आराम से बैठा रहे, उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं हो, उसको यूं लगे कि इधर सारा का सारा जो रसोई की सामग्री थी उसका मालिक मैं हूं, लेकिन वो चुपचाप बैठा रहे वहीं पे। तो वैसी ही कोशिकाएं अनुपस्थित थी, लेकिन यहां निकल के आया अपवाद। और अपवाद की बात करके चले, हालांकि ये अपवाद क्या है? यहाँ पे राइबोसोम उपस्थित। ये राइबोसोम एक कोशिकांग है। देखो ऊपर मैंने पॉइंट लिखा है कि कोशिकांग अनुपस्थित, और नीचे लिख दिया राइबोसोम उपस्थित। राइबोसोम क्या है? उपस्थित है। अर्थात एक ऊपर लिखा है कोशिकांग अनुपस्थित और नीचे लिखा है राइबोसोम उपस्थित। यहां महत्वपूर्ण ये है कि ये कितना एस होता है? 70 एस राइबोसोम उपस्थित। अब ये 70 एस क्या है, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। कुछ कहानी तो हमेशा भविष्य के गर्भ में रहने दिया करो ताकि आनंद आए पढ़ने का। तो ये राइबोसोम है, ये कितना एस है? 70 एस। यहां मैं बात करके चलूं तो यहां सीधा लिख देता हूं 80 एस राइबोसोम उपस्थित, 80 एस राइबोसोम उपस्थित। एक तरफ मैंने लिख दिया कि 70 एस उपस्थित है, दूसरी तरफ मैंने लिखा है कि यह कितना है? 80 एस है। बात पल्ले पड़ी भाई सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें आपकी कोशिकाओं के अंदर मुख्य रूप से पावर हाउस के नाम से जाने वाला एक ऑर्गन है, एक अंग है। जैसे आप जहां पे आप बैठे हो उस कमरे के अंदर लाइट वगैरह चालू कर रखे होंगे, उन लाइटों के अंदर जो करंट है, जो विद्युत है, वो आपके किसी ना किसी ट्रांसफार्मर से आ रही है। वो ट्रांसफार्मर का जो कंट्रोल है वो अपने आसपास में लगे किसी ना किसी विद्युत के जो संयंत्र होते हैं, जिसे हम हमारी भाषा के अंदर
बोले कि अगर वहां से विद्युत हमारे पास में आई है, उसी के नाम के आधार पे हम माइटोकॉन्ड्रिया का नाम देंगे पावर हाउस। तो याद करो, अपने विद्युत के लिए जो पावर हाउस लगे होते हैं, वहीं से हमारे पास में करंट आती है, विद्युत आती है। और यदि वो विद्युत पावर हाउस से नहीं आए तो क्या हमारे बल्ब जलेंगे क्या? वहां पे हमारे चारों ओर जो है वो अंधेरा हो जाएगा, सिर्फ जुगनुओं की रोशनी मिलेगी, बाकी सब अंधेरा हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ पे जो राइबोसोम था वो 70S था, और यहाँ पे कितना एस था? 80S था। अब हमारी कोशिकाओं को भी तो पावर चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब मेरे शरीर को ऊर्जा देने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। हम चर्चा करेंगे अभी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसमें ऊर्जा बन रही है, और मुझे देते जा रहे हैं, सप्लाई करते जा रहे हैं, ले जा भाई, तू भी ऊर्जा ले जा रहा है, ले जा, वो ले जाके काम कर। लेकिन इसके पास में मैंने लिख दिया कि कोशिकांग अनुपस्थित है। और आपको याद हो तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक कोशिकांग है, तो ये लिख देता हूं, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित। लेकिन मैं लिख दूं नीचे, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर आपको एक अन्य संरचना नजर आएगी, उसका नाम है, इसके स्थान पर मीजोसोम पाया जाता है। मैं से माइटोकॉन्ड्रिया और मैं से मीजोसोम मीजोसोम पाया जाता है। तो हमें हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर राइबोसोम भी देखने को मिला 70S। माइटोकॉन्ड्रिया था नहीं, तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया का कोई जुगाड़ पाड़ लिया। जब नहीं मिले तो कोई ना कोई तो जुगाड़ मिल ही जाता है। आप भी अपने अनेक विधियां प्रदर्शित कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे हमें कौन देखने को मिला? मीजोसोम। इधर बात करें तो इधर हमारे पास में खुद कौन था? माइटोकॉन्ड्रिया था। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। तो डियर विद्यार्थियों, मैं ये कुछ अंतर लिखे हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आए होंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं, उनको हमने बांट दिया कि भाई ये जो है, इनमें केंद्रक अल्प विकसित है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पे मेसोसोम है, 17S राइबोसोम है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंदर सुविकसित केंद्रक है, केंद्रक झिल्ली भी देखने को मिली, कोशिकांग भी उपस्थित थे, और 80S राइबोसोम था, माइटोकॉन्ड्रिया खुद देखने को मिला। ये हमारे कुछ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर हमने अंतर देखा। इसके उदाहरण की बात करके चले तो इसका उदाहरण है जीवाणु। और जीवाणु जो होते हैं, उनको हमने संसार में कौन से जगत में रखा है? मोनेरा जगत के अंदर। मोनेरा जगत। वहीं बात करके चले कि यूकैरियोटिक कोशिकाएं किस में मिलती है, तो यह मिलती है जंतु और पादप। जंतु और पादप। मैं अगर आप लोगों को अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर पुकारूं तो क्या पुकारूं मैं आप लोगों को? आपका नाम नहीं पता तो मैं क्या बोलूंगा? यू। यू का मतलब क्या है? तुम। और तुम्हारे में कैसी कोशिकाएं हैं? यूकैरियोटिक। यू, देखो मैंने पहले बोल दिया, यू फॉर तुम। और तुम्हारे में कैसी कोशिकाएं हैं? सुविकसित प्रकार की। अर्थात तुम्हारी कोशिकाएं जो हैं वो डियर विद्यार्थियों यूकैरियोटिक हैं। किसी को बताना मत, लेकिन तुम्हारी कोशिकाएं कैसी हैं? यूकैरियोटिक। तो इसके उदाहरण कौन है? जंतु और पादप कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक के उदाहरण कौन है? जीवाणु या मोनेरा जगत। इन दोनों के अंदर अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। बड़ा महत्वपूर्ण अंतर है, और यहां से क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, इसे आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है और हमें पढ़ना है। हम चर्चा और बढ़ाते हैं आगे की ओर। तो विद्यार्थियों, मैंने सबसे पहले कोशिका को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बांट दिया। अब एक काम करो, कुछ समय के लिए आप अपनी प्रोकैरियोटिक कोशिका को भूल जाओ। फिर याद ही कहां हुआ है जो भूलेंगे? मान लो कि किसी को याद भी हो गया, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका को भूल जाओ। हमने सिर्फ और सिर्फ कौन सी कोशिका पढ़ी है? यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ी है। अब यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ ली, तो यूकैरियोटिक कोशिका के मैंने दो उदाहरण चिपका दिए आप लोगों को। एक आपको चिपकाया है जंतु, और एक कौन चिपकाया है? पादप। दोनों में भी तो अंतर देखें, पादप और जंतुओं में क्या अंतर होता है? तो एक तरफ मैंने लिख दिया पादप कोशिका, पादप सेल, और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया जंतु सेल, एनिमल सेल। हाँ, एनिमल मूवी भी आई है ना? जंतु सेल वास्तविक रूप से जानवर की तरह बनाई गई है ना? जैसे जानवर प्रदर्शित करते हो। पादप जो होते हैं, पहले मैं इन दोनों का आपको चित्र बना देता हूं। अरे चित्र क्या है, 2 4 5 लाइनें खींचनी पड़ती है, कभी घोड़ा बनाना पड़ता है, यही हमारी कोशिका बन जाती है। ये देखो, ये मैंने आपके लिए पादपों की कोशिका को बाहर निकाल के लेके आया हूं, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए।
दूसरी, इधर एक कोशिका और है, ये है हमारी जंतु कोशिका। जंतु कोशिका तो आने के लिए मना कर रही है, देखो आ गई, लेकिन एक है जंतु कोशिका और एक कौन है, पादप कोशिका। इस जंतु कोशिकाओं के अंदर तो हमने जब उसको देखा तो एक ही लाइन खींच के हमने उसका काम तमाम कर दिया, लेकिन इधर मेरे डियर विद्यार्थियों हमने दो लाइनें खींच दी रे। एक से पार नहीं पड़ी तो हमने दो लाइनें खींच दी। कृपया करके घोड़े को ज्यादा ध्यान से डीपली देखने की कोशिश ना करें कि घोड़े की लाइनें टेढ़ी मेढ़ी जा रही हैं। हमने बना दिया माना दोनों के दोनों जो लाइनें हैं वो घोड़े की हैं। ये जो अंदर की बातें थी, अंदर की जो लाइन थी, उसको हमने नाम दिया कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। अंदर वाली का क्या नाम दिया भाई, कोशिका झिल्ली। अब बाहर वाली का भी नाम दे दो, तो बाहर वाली का नाम है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। कृपया करके अपनी भावनाओं को कोशिका तक ही सीमित रखें और कोशिका की ही अंदर और बाहर वाली का नाम दे, कहीं और किसी का नाम देने की आवश्यकता भी नहीं है अपने को। कोशिका झिल्ली आंतरिक संरचना का और बाह्य जो है उसका नाम है कोशिका भित्ति। लेकिन सर इधर तो दो नाम दे दिया आपने, चिपका दिया कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। हमारे बेचारे जंतुओं के पास में तो एक ही लाइन थी, अब इसका कौन सा नाम निकाले हम? ये दोनों में से एक चिपका दें या कोई नया इनाम खोज के लेके आए? तो विद्यार्थियों इन्हीं में से एक नाम खोज दो और उसका नाम है कोशिका झिल्ली। तो देखो पहला अंतर यहां पादप और जंतु कोशिकाओं में आपने देखने को मिला कि जंतु कोशिकाओं के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही बाहर परत उपस्थित है, उसका नाम है कोशिका झिल्ली। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर दो परतें हमें देखने को मिली, एक का नाम कोशिका भित्ति था बाहर वाली का, और अंदर वाली का नाम कोशिका झिल्ली था। दोनों अंतर हमने देख लिए। आगे और अंतर पे हम चर्चा करें तो मेरे डियर विद्यार्थियों, इसके अंदर क्या था कि पादप कोशिकाओं के बीच में बहुत सारी जगह खाली पड़ी थी, प्लाट वगैरह जो है बिल्कुल खाली पड़े थे, और इस खाली जगह का नाम हमने दे दिया रिक्तिका। क्या नाम दिया? रिक्तिका। अब बीचों बीच में होना तो केंद्रक चाहिए था कोशिका के। कोशिका के बीचों बीच में केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक। लेकिन डियर विद्यार्थियों बीचों बीच में आ गई रिक्तिका, और इसका जो केंद्रक था उसको बेचारे को लगा दिया इधर से धक्का कि बोले बगल में जाके बैठ जा, यहां तेरे लिए कोई जगह नहीं है, और ये केंद्रक चला गया परिधि की ओर। ये रहा केंद्रक। ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट समझते हुए चलो। इसका नाम क्या है? केंद्रक। कहां बैठा है ये? बगल में चला गया बेचारा, परिधि की ओर चला गया। होना कहां चाहिए था? बीचों बीच में होना चाहिए था। इधर अपने वाली कोशिकाओं के अंदर केंद्र कहां है? बीचों बीच में है। इसको कोई खिसकाने वाला नहीं है। फिर सर ये खाली जगह अपनी कोशिकाओं में नहीं है क्या? अपन ने कब्जा कर लिया भाई, अपन कहीं खाली जगह नहीं छोड़ रखे। हालांकि कुछ बीच बीच में खाली जगह पड़ी है और ये छोटी छोटी है, यानी ये क्या है? रिक्तिका है। या तो हमारी कोशिकाओं में रिक्तिका अनुपस्थित मिलेगी, और मिलेगी भी तो विद्यार्थियों बिखरी हुई और छोटी छोटी देखने को मिलेगी। महत्वपूर्ण अंतर है ये कि पादप कोशिकाओं के अंदर केंद्र कहां मिलेगा आपको? परिधि की ओर। जंतु कोशिकाओं में केंद्र कहां मिलेगा? मध्य में मिलेगा आपको। तो आओ कुछ अंतर हम यहां नोट करने की कोशिश करते हैं। चलो पहला अंतर बताओ। इसमें कोशिका भित्ति, इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली दोनों उपस्थित हैं। दोनों उपस्थित हैं। कृपया करके साथ साथ बोलने की कोशिश किया करो, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बार बार बोलते हो तो वो चीज आपके प्रे मस्तिष्क में ही नहीं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हमारे पास में दो मेमोरी है। एक प्रे मस्तिष्क है जो चीजों को ऐड करता है, लेकिन वो अल्प समय के लिए आपको याद रखने की कोशिश करता है, आप कहते ना रट के गया है। एक और है आपके बॉडी का पार्ट जिसका नाम है सबकॉन्शियस माइंड। याद करो, अपने मम्मी पापा का नाम बताओ, अपने क्लासमेट जो थे, जो आपके शुरुआती स्कूली शिक्षा के साथ में आपके साथ पढ़े थे, उनका नाम बताओ। आप लोग आराम से बता सकते हो। चलो ज्यादा कठिन चीज नहीं पूछूंगा। एबीसीडी आती है सभी को, गिनतियां आती हैं सभी को। क्यों याद है ये सब? इनको क्यों नहीं भूलते? आज ये कोशिका आज पढ़ी, कलो इसको साफ हो जाएगा, सब कुछ समाप्त, लगेगा कोशिका पढ़ी नहीं कभी। लेकिन वो जो गिनतियां थी, वो जो स्कूल का रास्ता था, ये क्यों नहीं भूले हम कभी? क्योंकि वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ऐड होगी। और हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है, एक बार किसी चीज को पकड़ लेता है तो छोड़ता नहीं है, उसको स्थायी रूप से वहीं पे रखने की कोशिश करता है। दो चीजें हैं। आप हनुमान चालीसा को पढ़ना स्टार्ट करो। एक दिन पढ़ोगे बड़ी कठिनाइयां आएंगी, शब्द ही समझ में नहीं आएंगे। दूसरे दिन पढ़ो, आपको लगेगा कि हाँ हल्का मुल्का सा चीज समझ में आ रही है। आपने रेगुलर 1 महीने तक उसका पाठ किया, मेरे डियर विद्यार्थियों, 1 महीने बाद में ना आपको
उस हनुमान चालीसा पुस्तिका की आवश्यकता पड़ेगी, ना किसी और की। आप आंख बंद कर रखे हो, हाथ जोड़ रखे हो और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हो। आपका ध्यान जो है वो चला गया किसी शादी ब्याह के अंदर, जहां कल आप जिम के आए थे, पता नहीं क्या देख के आए थे वहां पे, वहां आपका ये ध्यान जो है वो जा चुका, फिर भी आप हनुमान चालीसा बोले जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर के ऐड हो चुकी है। अब हमें इसके लिए क्या करना है? हमारे पास पुस्तकों का भंडार भरा है, कितनों को रटोगे आप लोग? इसलिए प्रत्येक चीज को सबकॉन्शियस माइंड में भेजने की कोशिश किया करो। जब यहाँ पे लिखो तो लिखते समय उस लाइन को 2-3 बार बोल दिया करो। आपका जो माइंड है वो कैच करने के लिए बैठा है। जैसे वो नहीं होता कि ईंट फेंक रहे हो ऊपर, ऊपर कैच करने वाला बैठा है। वैसे ही आप बोलो, बोलने पे जैसे आप बोलोगे तो वो चीज आपके मस्तिष्क में जाएगी, उसको पकड़ रखें कि लाओ भाई इधर दो, हम ऐड करते जाते हैं। तो किसी भी चीज को लिखते समय हमेशा गुनगुना के बोलने की कोशिश किया करो। और उससे क्या होता है कि आपकी जो एकाग्रता है, आपका जो ध्यान है, वो भी इधर सिर्फ और सिर्फ मेरी तरफ रहेगा, बाकी कहीं और नहीं जाएगा घूमने के लिए, किसी का दीदार करके आ जाऊं, है ना? कृपया करके आ जाओ लौट के इधर। तो इसमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों उपस्थित होती हैं, लेकिन इधर भी चिपका दो रे भाई, इधर कौन देखने को मिली? सिर्फ केवल केवल सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली उपस्थित, कोशिका झिल्ली उपस्थित। अर्थात कोण नहीं मिली हमें यहां देखने को, कोशिका भित्ति नहीं मिली। और अंतर की बात करके चले, बड़ी रिक्तिका उपस्थित, बड़ी रिक्तिका उपस्थित, अर्थात खाली जगह जो कोशिका में है वो बहुत ज्यादा है। कौन सी की बात कर रहा हूं भाई? पादप कोशिका की। रिक्तिका, रिक्तिका अल्प विकसित, अल्प विकसित तथा फैली हुई, तथा फैली हुई, अर्थात ये कोशिकाओं के अंदर पूरी कोशिकाओं में बिखरी पड़ी है। और बात करें, ये महत्वपूर्ण अंतर जो मैं लिख रहा हूं, इसका केंद्रक, इसका केंद्रक परिधि की ओर उपस्थित होता है, परिधि की ओर उपस्थित होता है। कहां देखने को मिला हमें ये? परिधि की ओर। यहां केंद्रक की बात करके चले तो केंद्रक, केंद्रक मध्य में उपस्थित, ये हमें बीचों बीच में देखने को मिले। यहां तक किसी को कोई समस्या? अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा भाई कि ये हमने पादप कोशिका और जंतु कोशिकाएं दोनों की दोनों कोशिकाएं हमने देख ली है। एक कोशिका के अंदर रिक्तिका जो है वो बड़ी है और एक के अंदर अल्प विकसित है, फैली हुई है। एक के अंदर हमारा जो केंद्रक है वो परिधि की ओर है और एक के अंदर हमारा जो केंद्रक है वो मध्य के अंदर उपस्थित है। विद्यार्थियों, ये हमने कुछ महत्वपूर्ण अंतर पादप और जंतु कोशिकाओं के देखे हैं। एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए भैया ना, हाँ, वरना आप लोगों को लगेगा मास्टर खुद सोने की फिराक में है। आगे देखें, भावी अध्यापक गणों, आगे की ओर देखो। हमने जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में कुछ महत्वपूर्ण अंतर तो हमने देख लिया। अब आप एक चीज बताओ, छोटी क्लासों से आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते आ रहे हो, आपने एक पॉइंट पे हमेशा गौर किया होगा, स्वपोषी और विषमपोषी पे। और मास्टर यूं डंडे मार मार के रटा देते थे कि स्वपोषी क्या होता है, विषमपोषी क्या होता है। आप लोग स्वपोषी हो या विषमपोषी हो? तो आप बोलोगे सर जी हम तो विषमपोषी हैं, हम तो खुद अपना भोजन ही नहीं बनाते। कोई भाई बोलेगा सर जी मैं तो कमरे पे रहता हूँ और अपना भोजन रोटियां खुद बेलता हूँ। तो मेरे भाई, रोटियां खुद बेलने वाला स्वपोषी नहीं है, आप पेड़ पौधों से अपना भोजन ले रहे हो। पेड़ पौधे कभी किसी से भोजन मांगते हुए देखें कि ले भाई रोटी दो, रोटी मन भी दे दे आ जाती, तो ऐसा आप लोग नहीं देखोगे। अर्थात जो हमारे पादप कोशिकाएं जो होती हैं उनके पास में भोजन बनाने के लिए कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब पेड़ के अंदर, पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, हरा रंग पाया जाता है, और ये घटना जो है ये लवक के अंदर संपन्न होती है। लवक, ध्यान रखना, पादपों में एक कोशिकांग है जिसका नाम है लवक, और इस लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण की घटना संपन्न होती है। जब प्रकाश संश्लेषण हुआ तो भोजन बना, भोजन बना तो क्या मिली? ऊर्जा मिली। तो विद्यार्थियों, अपने पास में तो एक ही पावर हाउस है, एक ही चीज है जो हमें ऊर्जा दे रहा है, उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। लेकिन पेड़ पौधों के पास में तो माइटोकॉन्ड्रिया भी है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लवक भी है। यहां लवक उपस्थित, लवक उपस्थित। अब अगर हमारे में भी लवक होता, लवक 3 प्रकार का होता है, चर्चा करेंगे इस पे भी। अगर हमारे अंदर भी लवक होता ना तो हम रंग बिरंगे होते मेरे विद्यार्थियों। किसी का रंग लाल होता, किसी का गुलाबी होता, कोई बेचारा जो है अपने आप को साउथ अफ्रीका का जैसा समझता। तो ये जो रंग है ये लवक प्रदान करते हैं।
अब इधर जो है वो लवक उपस्थित है और इधर बात करके चले तो लवक अनुपस्थित। लवक अनुपस्थित। इन्हीं लवकों के कारण जो पौधे होते हैं उनके पुष्प जो होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। गुलाब के गुलाबी है, लेकिन हमारे तो सिर्फ और सिर्फ हजारे के फूल नसीब हुए हैं। तो लवक उपस्थित और इधर लवक अनुपस्थित होता है। और चर्चा करें, इधर लवक आ गया जो उसको एनर्जी दे रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी नहीं, क्योंकि पहले से कौन उपस्थित है, लवक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया कम, क्योंकि यहां पे खुद का भोजन और ऊर्जा देने के लिए लवक पहले से उपस्थित है, तो यहां पे इसकी आवश्यकता कम पड़ेगी। और इधर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा अकेला है ऊर्जा देने वाला, तो इसकी संख्या हमें क्या पड़ेगी, अधिक पड़ेगी, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक। उधर कम है और इधर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया अधिक है। और चर्चा करें विद्यार्थियों, ये हमारी जो पादप कोशिकाएं थी, ये पादप कोशिकाओं के बाहर की जो परत है उसको हम भित्ति कहते हैं, इन्हें जो आंतरिक परत है उसको हम झिल्ली कहते हैं। इनके अंदर विभाजन, पादप कोशिकाओं में जो विभाजन होता है वो मध्य पटलिका के द्वारा होता है, और उधर विभाजन जो है वो तारक काय के द्वारा होता है। तो इधर तारक काय, तारक काय अनुपस्थित, और इधर तारक काय उपस्थित। तारक काय उपस्थित, ये कुछ अंतर है भाई पादप और जंतु कोशिकाओं के अंदर जो आप लोगों को आने चाहिए। यानी पादप कोशिकाओं के अंदर भित्ति भी उपस्थित है, झिल्ली भी उपस्थित है, लेकिन जंतु कोशिकाओं के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिला, या हमें झिल्ली देखने को मिली। माइटोकॉन्ड्रिया अधिक किसमें, जंतुओं में, क्योंकि एक ही ऑप्शन था। इसके पास में तो दो दो ऑप्शन है, बेचारा दो दो ऑप्शन लेकर के बैठा है पादप कोशिका। तुम दो तो ठीक है, तुम नहीं दोगे तो मेरे पास में तो दूसरा ऑप्शन है, मैं उधर से ले लूंगा। दूसरा कौन है, लवक है। लवक नहीं देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया है, और दोनों के दोनों इसके पास में ऑप्शन है, इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया की आवश्यकता क्या पड़ी भाई, कम पड़ी। ये पादप और जंतु कोशिकाओं के अंदर अंतर था, जो आप जल्दी से नोट कर सकते हो विद्यार्थी। ये दोनों महत्वपूर्ण भी है, और हम, मैं पहले बता दूं आप लोगों को, हम पूरी की पूरी एनसीईआरटी को कवर करके चल रहे हैं। 11th क्लास तक की, 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी है उसको हमने कवर किया है। ये आप लोगों को जो अंतर है ये हमें 11th क्लास के एनसीईआरटी में भी देखने को मिल जाएगा। कोशिका सिद्धांत जो है वो भी आपको 11th क्लास के एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा। तो क्यों ना हम एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करते हुए चलते हैं, उनको एक एक बिंदु को हम तोड़ फोड़ करते हुए साथ में चलेंगे। तुम जुड़े रहो। आगे हम अब चर्चा करते हैं कोशिका के बारे में। ये तो हमने बेसिक सी जानकारी देख ली, अब आओ कोशिका का भी तो पोस्टमार्टम करें, उसको भी खोल खाल के देखें, उसकी माइलोड क्या क्या चीजें भरी हैं। हमने शुरू किया विद्यार्थियों कोशिका के बारे में। ये मैं आपके सामने गोला बना रहा हूं, ये गोला नहीं है, ये आपकी कोशिका है। ये क्या है, आपकी कोशिका। और इसके बाहर मैं एक अंदर की ओर एक और परत बना देता हूं। ठीक है भाई, ये बाहर वाली का क्या नाम है, आप जल्दी से बता दो, बाहर वाली का क्या नाम है। कृपया करके कोशिका के लिए ही बताना है। कोशिका के बाहर वाली परत का नाम क्या है, कोशिका भित्ति। और अंदर वाली परत का नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, एक का नाम भित्ति और एक का नाम क्या है, झिल्ली है। बीचों बीच में कौन देखने को मिलेगा, अपने को केंद्रक मिलेगा। अब आप बोलोगे सर जी पादप कोशिकाओं में तो परिधि की ओर पाया जाता है। हट जाओ भाई, आप पहले कोशिका की एक बार नॉर्मल सी जानकारी देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या है, केंद्रक। ठीक है, अब इसके अंदर भरा पड़ा है पानी। पानी के मतलब है द्रव भरा पड़ा है इसके अंदर, द्रव्य मटेरियल इसके अंदर पूरा का पूरा ऐड हो रखा है। और ये जो जितना भी द्रव भरा है, इस द्रव को आप लोग कह दो कोशिका द्रव्य। अभी हम नोट कर देंगे अगले चित्र के अंदर, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मैं बात कर लेता हूं कुछ कोशिकांगों की। कोशिका के अंदर बहुत सी संरचनाएं उपस्थित होती है जिनको हम कोशिकांग कहते हैं। ये मैंने एक संरचना बनाई है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ओके। और मैं दो झिल्लियों से घिरी हुई संरचना बना दूं। आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, जैसे कोशिका में दो परतें हैं, वैसे देखो इधर भी मैंने दो दो परतें बनाई है। ये है लवक, और आप बता दो लवक किसमें मिलेगा, पादप कोशिकाओं में, जंतुओं में हमें देखने को ही नहीं मिलेगा। कुछ और मैं बना दूं, ये राइबोसोम है। ये हमें पता तो होना चाहिए कि कौन कौन से कोशिका के अंदर कोशिकांग होते हैं, राइबोसोम है। चलो विद्यार्थी, और भी मैं संरचनाएं बनाऊं। ये ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलर अंतःप्रद्रवी जालिका है। यहां पे कुछ अन्य संरचनाएं और हैं जिनको हम बोलेंगे गोल्जी काय। गोल्जी काय। कुछ और भी संरचनाएं अगर आपको यहां देखने को मिलेगी तो इनका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम,
सोम, लाइसोसोम। राइबोसोम हमारे हो गए, लवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी काय हो गया। ये कुछ कोशिकांग हमें देखने को इस कोशिका के अंदर ये मिल रहे हैं। और भी बहुत से कोशिकांग हैं जिनको हमें पढ़ना भी है, लेकिन हमने मुख्य रूप से कुछ कोशिकांग हैं जिन पे हमने चर्चा कर ली है। ये हमारी कोशिका के अंदर की संरचना हमें नजर आएगी। हम कोशिका को देखेंगे तो हमें कोशिका इस प्रकार से नजर आएगी। चलो मैं आपको आज अनुमति देता हूं कि कोशिका में प्रवेश कर जाओ। तो आप मुझे ये बताओ, सबसे पहले बाहर से कौन सी दीवार को लांग करके आप कोशिका में प्रवेश करोगे? तो आपको सबसे बाहर की ओर जो परत दिखाई दी उसका नाम था कोशिका भित्ति। देखो भाई, सबसे बाहर कौन था? भित्ति। आपने भित्ति को पार किया और पार करते आप किस में प्रवेश कर गए? झिल्ली के अंदर। आपने झिल्ली को भी पार किया तो पार करते ही आपने अंदर की संरचना देखी तो विद्यार्थी उसमें तो बहुत सी चीजें पड़ी हुई थी। गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सी संरचनाएं पड़ी हुई थी। और आपने इन सभी संरचनाओं को एक एक करके स्टडी करना भी शुरू किया। आपने कहा चलो ठीक है, मैं सबसे पहले बाहर की दीवार को लांग के गया हूं, बाहर की परत को लांग के गया हूं, इसलिए मैं सबसे पहले पढ़ूंगा कोशिका भित्ति। अभी इसकी चर्चा नहीं करेंगे हम, बीच वाले पानी की मैंने जो द्रव बोला है उसकी अभी। सबसे पहले हमने कोशिका के अंदर एंटर किया तो एंटर करते ही हमें देखने को मिला कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल, दीवार है भैया। और आप मुझे ये बता दो, आपकी जो दीवार है वो सजीव है या निर्जीव है? आपके शरीर की बात नहीं कर रहा मैं, आपके बगल में जो खड़ी दीवार है, ईंटों से बाटों से जो दीवार खड़ी कर रखी है, वो सजीव है या निर्जीव है? तो विद्यार्थियों, वो जो है वो मृत है। कैसा है ये? मृत है। और 11th क्लास के एनसीईआरटी में फिजियोलॉजी अब जब आप पढ़ोगे ना, तो फिजियोलॉजी में इसके लिए एक लाइन लिखी हुई है कि यह किसी को आने जाने से नहीं रोकती भाई। तू आए तो तेरा भी मोस्ट वेलकम, तू जाए तो तेरा भी, तू जा भाई, जिसको आना है जो आओ और जिसको जाना है वो जाओ। तो कोशिका भित्ति मृत है और ये किसी भी पदार्थ के आने जाने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रही कि कोशिका में कौन तो आ रहा है कौन जा रहा है, एंट्री करने का काम नहीं कर रही है। तो पदार्थों के परिवहन में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, पदार्थों के परिवहन परिवहन में बाधा उत्पन्न नहीं करती है, बाधा उत्पन्न नहीं करती है। ये बेचारी अपना शांतिपूर्ण तरीके से उपस्थित है कि भाई मुझे कोई लेना देना नहीं है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, जिसका जी करे वो आओ और जिसका जी करे वो जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और बात करके चले कोशिका झिल्ली भित्ति की, तो यह है पादप कोशिकाओं में, यह पादप कोशिकाओं में उपस्थित, पादप कोशिकाओं में उपस्थित। जरा मुझे अभी अंतर लिखा था हमने, उस अंतर के अंदर बताओ मुझे कि क्या जंतु कोशिकाओं के अंदर आपने कोशिका भित्ति को देखा था क्या? एक चित्र पहले आप चले जाओ। यहाँ पे अगर मैं बात करूं विद्यार्थियों, तो यहाँ पे मैंने ये लिखा था, देखो कि इसमें कोशिका भित्ति और झिल्ली दोनों उपस्थित होती है, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ इसमें भित्ति नहीं पाई जाती है। तो विद्यार्थियों, यह पादप कोशिकाओं में उपस्थित, परंतु जंतु सेल में, जंतु कोशिकाओं में, जंतु सेल में अनुपस्थित। जंतु सेल में ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। किसमें देखोगे? सिर्फ और सिर्फ आप पादप कोशिकाओं में। हालांकि कवकों में भी पाई जाती है, काइटिनेज की, जीवाणुओं में भी पाई जाती है, लाइसोजाइम की, तो हम वहां देखेंगे। अभी अभी हमें देखना है जीवाणु के अंदर मुख्य रूप से लाइसोजाइम, उसको तोड़ने वाला एंजाइम होता है। सॉरी, हमारे जो जीवाणु होते हैं उनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। चलो, और हम अंतर देखें कोशिका भित्ति के अंदर, तो यह किससे निर्मित होती है? अब मैं आपको पादप की बात कर रहा हूं, तो पादपों की कोशिका भित्ति में मुख्य रूप से लिखा भी सकता हूं कि यह सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज व पेक्टिन से निर्मित होती है। लेकिन आप अगर सीखने के लिए बैठे हो तो 2 मिनट और सही, हम थोड़ा सा इसको इंटरनली, आंतरिक संरचनाओं में जाकर के देखते हैं। ये आपकी एक कोशिका है, दूसरी आपकी ये कोशिका है, और एक कोशिका मैंने ये आपके लिए और निर्मित करती, 3 कोशिकाएं बना दी। अब आप एक चीज यहां गौर से देखना विद्यार्थियों, एक कोशिका से पदार्थों को दूसरी कोशिका में जाने के लिए एक पाइपों के द्वारा जोड़ा जाता है, और इन पाइपों का नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि जैसे एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए दीवार, गड़ी का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही 2 कोशिकाओं में जाने के लिए जिनका प्रयोग किया जाता है उनका नाम है प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, ये प्लाज्मोडेस्मेटा जो होते हैं
ये कोशिकाओं को, दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करते हैं। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में आप आसानी से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन मैं इधर लिख देता हूं इसको, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। अब अगर मैं ये एक लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये भित्ति है, मैंने झिल्ली को नहीं बनाया है, ये भित्ति है। और इस भित्ति को मैं जूम करके देखूंगा। क्या करके देखूंगा विद्यार्थियों? जूम करके। तो जब मैंने इसको जूम करके देखा तो मुझे इसमें 3 परतें नजर आई। एक का नाम था प्राथमिक स्तर, प्राथमिक स्तर। दूसरी का जो नाम था वो था विद्यार्थियों द्वितीयक स्तर, द्वितीयक स्तर। और तीसरा जो था उसका नाम था मध्य परत, मध्य परत। पहली प्राथमिक स्तर, दूसरा जो है वो मध्य, और तीसरा कौन है वो, सॉरी दूसरा मध्य, द्वितीय, और तीसरा कौन सा है? मध्य परत है। मध्य परत बीच में पाया जाता है, इनके बीच में यहां बड़ा होता है। मैं संरचना के द्वारा और समझाऊंगा आपको। ये जो यहां संरचना है, यहां पे उपस्थित होता है मध्य परत। कृपया करके इन पाइपों को नहीं ढकूंगा मैं। ये हमारा कौन उपस्थित है? मध्य परत। और ये जो मध्य परत होता है, इसको हम कोशिका की सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ये आप चित्र भी बना लेना। देखो, प्राथमिक स्तर जो होता है वो बना होता है विद्यार्थियों सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन, और लास्ट है सुबेरिन। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें जो प्राथमिक स्तर होता है वो बना होता है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और सुबेरिन। यहाँ पे आपको 2 वर्ड तो ध्यान रखना है, सेल्यूलोज और पेक्टिन का। ये पूछ लेता है पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, और आपको मुख्य रूप से ये 2 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। द्वितीयक स्तर जो होता है, हालांकि इसमें भी लिग्निन पाया जाता है, लेकिन इसमें लिग्निन का मोटा आवरण देखने को मिलता है। इसमें लिग्निन का, लिग्निन का मोटा आवरण, लिग्निन का मोटा आवरण पाया जाता है। ये लिग्निन जो होता है, ये पदार्थों को, जैसे आप किसी को पादप कोशिका के अंदर जल प्रवेश नहीं करेगा, अवरोध की तरह ये कार्य करता है। तीसरा है मध्य परत, और मध्य परत के अंदर ध्यान रखना, मध्य पटलिका जिसको कहते हैं, यह है कैल्शियम व मैग्नीशियम, कैल्शियम व मैग्नीशियम के पैक्टेट लवणों की बनी होती है, पैक्टेट लवणों की बनी होती है। ये लाइन महत्वपूर्ण है भाई। किसकी बनी होती है मध्य परत? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पैक्टेट लवणों की बनी होती है। और एक लाइन यहां ये याद रख लेना, इसे कोशिका की सीमेंट कहते हैं, इसे कोशिका सीमेंट कहते हैं, क्योंकि कोशिका के अंदर ये सीमेंट की तरह काम करती है। इसे कोशिका सीमेंट कहते हैं, क्योंकि दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपकी मध्य पटलिका करती है। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया भाई, आपके जो कोशिका है उसकी हमने सीमेंट नाम दिया है इसको। तो विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, हम और चर्चा करते हैं। अब हम लेते हैं हमारी ये कोशिका भित्ति हुई, और भित्ति के अंदर कुछ चीजें जो मैंने आपको पादप कोशिकाओं के लिए बतानी थी वो आपको मैंने बता दी है। अब यहां से एक क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हुआ होता है कि कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक कोशिका भित्ति तो यह बनी होती है डियर विद्यार्थियों काइटिन की। ओके, बात करें पादप कोशिका भित्ति तो ये बनी होती है सेल्यूलोज, अभी हमने देखा है सेल्यूलोज और पेक्टिन, ये दो नाम तो आपको याद होने चाहिए। वहीं हम बात करके चले जीवाणु कोशिकाओं, कोशिका भित्ति की, जीवाणु कोशिका भित्ति की तो यह बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की कोशिका भित्ति बनी होती है। आपको यह भी याद रखना है कि यहाँ पे कवक की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है, पादप की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज या पेक्टिन की, और यहाँ पे जीवाणु जो होता है उसकी पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। आगे और चर्चा करें। अब हम बात कर लेते हैं एक बार कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली,
कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है ये जीवित है। मैंने अभी आपको भित्ति के अंदर बताया ताकि वो मृत होती है। कोशिका झिल्ली की बात करके चले तो यह जीवित तंत्र है, जीवित तंत्र है। और अगर जिंदा है तो जिंदा प्रदर्शित भी होगा, मरा हुआ तो बेचारा क्या प्रदर्शित करेगा, लेकिन कोई जिंदा है तो जीवित होने का नाटक भी करना पड़ता है उसको, तो ये जीवित है। अतः पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी का काम है कि भाई पदार्थ को, कौन से पदार्थ को अंदर जाना है, कौन से पदार्थ को अंदर नहीं जाने देना, सारा का सारा काम कौन करता है? आपके कोशिका झिल्ली। जीवित है। और इसका दूसरा नाम याद रखना, यह चयनात्मक या अर्धपारगम्य झिल्ली है। चयनात्मक का मतलब होता है सेलेक्ट। जैसे आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ने जाओ तो वहां आप लोग एक चीज नोटिस करते होंगे, गेट पे एक बाउंसर खड़ा होता है, भाई पहलवान खड़ा होता है, वो आपके कार्ड चेक करता है कि ला भाई तेरा कार्ड दिखा, तेरी फीस जमा है तू अंदर जा, तेरी फीस जमा नहीं है तू बाहर जा। वो किसका काम करता है? सेलेक्ट करने का कार्य करता है। जीत तो करता है उस समय की भाई साहब कार्ड दूं नहीं दूं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। सामने खड़ा भाई जो है वो डोले सोले बना करके पूरी बॉडी सोडी के साथ में खड़ा है, अपन 1.5 पूरे वैसे खड़े हैं, समेट दे कहीं पे, इसीलिए कृपया करके कार्ड दिखा दिया करो। वो हमें सेलेक्ट करने का कार्य करता है, चयन करने का काम करता है। हमारी कोशिका में किसको प्रवेश करना है, किसको नहीं करना, ये कोशिका झिल्ली का काम है। मैंने बोला था ना, भित्ति तो हर किसी को जाने दे रही है, भाई तू भी जा। झिल्ली जो है वो जैसे कोई पदार्थ आया और आकर के उसने कहा कि मुझे कोशिका की माइल लौट जाना है, कोशिका के अंदर जाना है। झिल्ली ने कहा कि थोड़ी देर थमा, रुक के मुझे बताओ कि आप अंदर क्यों जाना चाहते हो, आप किस दृष्टि से यहाँ पे आए हो। पूरी की पूरी वहां छानबीन करती है और छानबीन करने के बाद में उस कोशिका के अंदर किसी पदार्थ को जाने देती है। तो ये जीवित है और पदार्थों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित है। यह पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में उपस्थित, दोनों कोशिकाओं में उपस्थित, दोनों कोशिकाओं में उपस्थित। वहीं आगे और बात करें इसकी तो कोशिका झिल्ली जो है वो सेलेक्टिव मार्कर्स की तरह काम कर रही है कि कोशिका में किसको अंदर भेजना है, किसको बाहर जाना है। ये सारा काम कौन कर रही है? आपकी कोशिका झिल्ली। यह है चयनात्मक है, अर्थात आवश्यक पदार्थों को कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है। तो कोशिका के अंदर प्रवेश करने देती है, प्रवेश करने देती है। अब ये बनी किसकी होती है? जैसे मैंने आपको कोशिका भित्ति के लिए तो बता दिया, लेकिन ये जो झिल्ली है ये किसकी बनी होती है? तो ये महत्वपूर्ण लाइन है भाई, ये है लिपिड, और लिपिड को अपन कहते हैं वसा। यह लिपिड, ब्रैकेट में लिख दो वसा, तथा प्रोटीन की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। यह भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बनी होती है। किसकी बनी होती है भाई? ये लिपिड, वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है। अब हम एक बार कोशिका झिल्ली की भी हल्की सी जानकारी ले लेते हैं। देखो इससे रिलेटेड ये बनी किसकी होती है, इससे रिलेटेड बहुत से हमें नमूने दिए गए, बहुत से हमें वैज्ञानिकों ने बहुत सी चीजें बताई। एक मॉडल था जिसका नाम था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल ये कहता है कि भाई चलो ठीक है, मान लिया कि आपकी जो कोशिका झिल्ली है वो प्रोटीन और वसा की बनी होती है। हमने कहा ठीक है भाई, मानोगे नहीं तो मानना ही पड़ेगा। और इसने कहा कि कोशिका झिल्ली जो है उसमें PLLP उपस्थित है। अब ये मैंने क्या लिखा है इसका अर्थ भी हमें समझना है। इसने कहा कि कोशिका झिल्ली जो है वो किससे बनी होती है? प्रोटीन और वसा से, प्रोटीन और वसा अर्थात लिपिड से बनी होती है। और इसने कहा कि जिस प्रकार से एक कोशिका को जब आप देखोगे तो ऊपर की ओर तो इसमें पाया जाता है प्रोटीन। कौन पाया जाता है विद्यार्थियों? प्रोटीन। और नीचे इसके बीच में उपस्थित होता है लिपिड। फिर कौन पाया जाता है? लिपिड। और फिर कौन पाया जाता है? प्रोटीन। अर्थात पी से प्रोटीन सबसे ऊपर,
फिर कौन मिला, लिपिड मिला, फिर कौन मिला, लिपिड, और नीचे कौन मिला, प्रोटीन। इसने कहा सैंडविच मॉडल हमें क्या कहता है, ज्यादा डीपली नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसने क्या कहा था। इन्होंने कहा कि प्रोटीन और लिपिड से बनी होती है, लेकिन इसमें PLLP अर्थात P से ऊपर की ओर कौन मिला, प्रोटीन, L लिपिड, L कौन है, लिपिड, और P कौन है यहाँ पे, प्रोटीन। तो आप एक लाइन को, जैसे मैंने ये लाइन बनाई थी, बाहर भित्ति को हमने पढ़ लिया, इस लाइन को जब आप देखोगे तो बोले सबसे बाहर प्रोटीन मिलेगी, फिर उसके अंदर दो स्तर आपको लिपिड के मिलेंगे, और फिर उसके अंदर आपको प्रोटीन देखने को मिलेगी। ये बात हालांकि इन्होंने कहा और ये बात सत्य नहीं थी, और इन्होंने यहां सैंडविच मॉडल जो है उसमें भी ये कहा कि प्रोटीन व लिपिड से निर्मित और ये चित्र भी बना लेना, ये प्रोटीन है, प्रोटीन, और ये लिपिड, ये पुनः लिपिड। हालांकि इसके जो पूंछ वाला भाग है इसको ऊपर की ओर प्रदर्शित करना है, और ये पुनः क्या है, प्रोटीन है। इन्होंने अपना सिद्धांत दे दिया, सैंडविच मॉडल जिसको नाम दिया गया था सैंडविच मॉडल, सैंडविच खाने वाले नहीं है, सैंडविच मॉडल। फिर यहां पे एक नया मॉडल दिया गया जिसका नाम था तरल किमिर नमूना, और ये नमूना जो है ये महत्वपूर्ण था विद्यार्थियों, एनसीईआरटी में भी इसको विस्तार से दे रखा है। ये दिया था सिंगर व निकोलसन ने। सिंगर व निकोलसन नाम के दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने हमें तरल किमिर नमूना दिया था। और ये जो नमूने पढ़ रहे हैं हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि झिल्ली बनी किसकी होती है। अगर प्रोटीन और वसा की बनी होती है तो ये बताओ कहां तो प्रोटीन और कहां वसा है। तो यहाँ तरल किमिर नमूना आया, और तरल किमिर नमूने में हमें बताया गया कि जो कोशिका होती है उसकी जो झिल्ली वाला भाग है उस झिल्ली के अंदर निम्न संरचनाएं उपस्थित होती हैं, अर्थात इसने इस झिल्ली की संरचना बना के हमें दिखाया। तो विद्यार्थियों इसने कहा कि ये सबसे पहले ये वसा उपस्थित है, जहां पे मैं ऊपर की ओर सिर वाला भाग बना रहा हूं, नीचे इसमें पूंछ वाला भाग बना रहा हूं। ये बताऊंगा ये क्यों होता है। इसने कहा ये हमारी झिल्ली उपस्थित है, और झिल्ली जो होती है इसके जो परतें पाई जाती हैं उसमें दो परत पाई जाती है, एक परत और ये दूसरी परत। ये हमारे दो परतें आपको लिपिड की देखने को मिलेगी। सैंडविच मॉडल भी यही कह रहा था, लेकिन उसने सीक्वेंस गलत बता दिया कि कहां प्रोटीन उपस्थित और कहां वसा उपस्थित है। अगला ये कहता है कि जो प्रोटीन वाला भाग है, जो प्रोटीन है वो प्रोटीन यहां पे आपको देखने को मिलेगी या तो इन दोनों परतों के बीचों बीच में, या तो वो आधे भाग में उपस्थित होगी या वो पूरे भाग के अंदर भी उपस्थित हो सकती है। अर्थात इन्होंने कहा कि दो परतें किसकी उपस्थित है, यहां हमारे पास में लिपिड या वसा की उपस्थित है। मैं लिख देता हूं यहां पे लिपिड की या लिपिड का दोहरा आवरण, दोहरा आवरण। लिपिड का कितना आवरण है भाई, दोहरा आवरण है। और ये क्या है इसके अंदर, ये प्रोटीन है। प्रोटीन दो प्रकार की है, एक वो प्रोटीन जो मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ आधे भाग में उपस्थित है, आंतरिक है, और एक ऐसी प्रोटीन जो पूर्ण रूप से उसको कवर कर रखी है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि लिपिड जो होता है उसका कितना आवरण पाया जाता है, दो आवरण पाए जाते हैं, और प्रोटीन जो होती है उनके बीच बीच में दसी होती है। ये हमारी प्रोटीन है। ये किसने कहा, सिंगर और निकोलसन ने कहा। अब एक बार हम इस संरचना को बाहर निकाल के इसके भी स्टडी कर लेते हैं कि ये है क्या और ये किस प्रकार से डिजाइन किया गया है। तो देखो लिपिड जो है वो निर्मित है फोस्फोलिपिड से। लिपिड कौन सा पाया जाता है, फोस्फोलिपिड। ध्यान रखना भाई, झिल्ली में कौन सा लिपिड देखने को मिलेगा आपको, फोस्फोलिपिड। और इसमें जो ऊपर वाला ये सिर वाला भाग है, ये सिर वाला भाग निर्मित होता है फोस्फेट से। किससे बना हुआ है, फोस्फेट से। और जो इसके पूंछ वाला भाग है ये भाग बना होता है लिपिड से। अर्थात आप तो सिर्फ और सिर्फ लिपिड शब्द बोल रहे हो, लेकिन लिपिड में भी ये ध्यान रखना कि फोस्फोलिपिड से निर्मित होता है, और फोस्फोलिपिड में सिर वाला भाग फोस्फेट से, पूंछ वाला भाग लिपिड से निर्मित होता है। यहां तक क्लियर सभी को। ये जो मैंने संरचना बनाई है ये फोस्फोलिपिड की संरचना होती है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसी संरचना क्यों डिजाइन की गई है कि सिर वाला भाग ऊपर है, पूंछ वाला भाग नीचे है। इसको भी हम अभी देखने की कोशिश करते हैं। आप जल्दी से इस चित्र को छाप लीजिएगा ताकि आप लोग इसको समझ सको। आप लोगों के लिए चाय और ठंडी होगी।
सिर्फ फॉस्फेट है, पूंछ कौन सा है, लिपिड वाला भाग है। बीच बीच में प्रोटीन हमारी दसी हुई है। बस ये ध्यान रखना कि लिपिड का कितने आवरण पाए जाते हैं, 2 आवरण पाया जाता है। इसके अंदर फॉस्फेट जो होता है और एक होता है लिपिड। आप मुझे एक चीज बताओ, यदि मैं अपने हाथ पे तेल लगा लेता हूं तो मेरे हाथ पे पानी रुकेगा या नहीं रुकेगा? आप खुद एक बार अनुमान लगाओ कि क्या मेरे हाथ पे पानी रुकने की कोशिश करेगा? आप बोलोगे सर यहाँ पानी रुकेगा ही नहीं, पानी तो बह जाएगा। तो यहीं से हमें एक चीज देखनी है कि ये इसका भाग होता है फॉस्फेट का और ये भाग किसका होता है, पूंछ वाला भाग। एक फॉस्फेट भाग और एक कौन सा है, पूंछ वाला भाग। ये जैसे मैं संरचना बना रहा हूं, ये हमारी झिल्ली है। अब इस झिल्ली के अंदर मान लो कि पानी को प्रवेश करना है, जल को प्रवेश करना है। तो अगर मैं इस संरचना को ऐसे बना देता तो विद्यार्थियों यहां ये ऊपर की ओर परत की बात हो गई। यहां पानी के अणु आएंगे, जल के अणु आएंगे और जल के अणु आकर के इसको बोलेंगे भाई मुझे कोशिका में प्रवेश करना है। लेकिन ये जो टांग वाले भाग हैं, पूंछ वाले भाग हैं, ये बने हुए हैं लिपिड से, तेल से बने हुए हैं। ये इस पानी को पास भी नहीं आने देंगे। इस पानी को बोलेंगे कि तू यहां से चला जा, हमारे और तेरे बीच में जन्मों जन्मों की दुश्मनी है, हम आज नहीं आने देंगे, ना तेरे को कल आने दे, सिर्फ और सिर्फ हम यहां पे रहेंगे। तो विद्यार्थियों इसके लिए क्या होता है, ऊपर की ओर इसमें फॉस्फेट समूह पाया जाता है और नीचे की ओर पाया जाता है लिपिड वाला। बीच बीच में प्रोटीन था। पानी आया और पानी ने आकर के कहा फॉस्फेट से कि फॉस्फेट चला जाने दे कृपया करके मुझे कोशिका के अंदर। फॉस्फेट ने कहा मैं तो चले जाने दूंगा, लेकिन आगे तेरे दुश्मन बैठे हैं, वो तेरे को नहीं जाने देंगे। इसने कहा आगे की मेरे पे चिंता छोड़ दो, आगे तो मैं चला जाऊंगा, क्योंकि मैं आगे की ओर इस प्रोटीन के सारे सारे आगे की ओर निकल जाऊंगा, इसको पता भी नहीं लगने दूंगा। तो इस झिल्ली के अंदर फॉस्फेट समूह ऊपर की ओर इसलिए पाया जाता है ताकि जल के अणुओं को प्रवेश तो करने दे। एक बार प्रवेश कर गया तो फिर तो वो जगह बनाता हुआ चला जाएगा। अगर बेचारे को पहले ही प्रवेश नहीं करने दोगे तो कहां से प्रवेश करेगा? तो झिल्ली जो होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। लिपिड जो होती है वो फॉस्फोलिपिड होती है, जिसमें सिर वाला भाग फॉस्फेट का बना होता है और पूंछ वाला भाग जो है वो लिपिड का बना होता है। सीक्वेंस उसी प्रकार से बनाना है जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को ये बना के दिखाया है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और ये महत्वपूर्ण के साथ साथ में यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्यों, क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से कि हमारी जो झिल्ली होती है वो किससे निर्मित होती है? प्रोटीन और वसा से। ये हमारी कोशिका की कहानी है। अभी हमें झिल्ली के कार्य पढ़ना है। झिल्ली जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, पदार्थों को कैसे जाने देती है। प्रोटीन अगर सपोर्ट कर रहा है किसी के अंदर जाने के लिए, उसको हम सुसाध्य विसरण बोलेंगे। तो सभी चर्चा पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का पुनः दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप लोग जुड़े, आप लोगों ने इस सेशन को कंप्लीट किया, उसके लिए पुनः आप लोगों का धन्यवाद। हम और बेहतरीन तरीके से आपके इस विषय को कंप्लीट करेंगे। बस उम्मीद करता हूं कि आप भी स्वस्थ होंगे, बेहतरीन होंगे और बेहतरीन कल के लिए प्रयास भी कर रहे होंगे। धन्यवाद आपका।